नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए बड़ी क्षति है। रतन टाटा कई दिनों से बीमार थे। वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वो बेहद ही दरियादिल इंसान थे। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। मशहूर उद्योगपति, देश के सच्चे मायनों में रतन टाटा का कल देर रात निधन हो गया। वो 86 साल के थे। लंबा जीवन काल उन्होंने जिया और अपने लंबे जीवन काल में करीब 50 साल उन्होंने टाटा ग्रुप को दिए, जिसमें से वो बड़े वक्त तक करीब 30 सालों तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद पर रहे। बहरहाल आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। उनका जो पूरा अंतिम संस्कार है, अंतिम विदाई है, पूरे राज्य के सम्मान के साथ हो रही है। सुबह से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार भीड़ जमा है। ये तस्वीरें आपको उस बात की गवाही देंगी कि रतन टाटा कितने बड़े इंसान थे। उसके बावजूद भी वो जमीन से जुड़े रहे। अपना उन्हें पूरा जीवन जनता को समर्पित किया, देश के निर्माण में उन्होंने समर्पित किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ऐसी उनकी सोच थी। भारत तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि दुनिया में आर्थिक पावर बने, ये सपना रतन टाटा का था, जिन्होंने कल देर रात आखिरी सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई की जा रही है। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए और सुबह से अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली और पारसी धर्म के अनुसार उनकी अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को अंजाम में लाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम विदाई में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया के जरिए रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है। भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। वो सच्चे अर्थों में देश के रतन थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट करते हुए उन्हें नमन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा, जिन्होंने सिखाया कैसे उसूलों के साथ कारोबार किया जाता है, लाभ को कल्याण के लिए लगाया जाता है। ऐसे महान रतन टाटा जी का जाना इतिहास के एक पन्ने का पलट जाना है। भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें याद किया है और अपनी तस्वीर रतन टाटा के साथ साझा की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। गोरखपुर से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और उनका ये काफी लंबा दौरा है। 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री ने समाधि पर पुष्प अर्पित किए हैं, नमन किया है। बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर पहुंचे। शाम को गोरखनाथ मंदिर में महानिशा पूजा वो करेंगे। कल कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर हैं और कई दिनों का उनका ये पूरा प्रवास है और इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम जब पहुंचे हैं उसके बाद पूजा करते नजर आए हैं, नमन करते नजर आए हैं। 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और यहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए, नमन किया। रुख करते हैं अगली जानकारी का। धरती पुत्र के नाम से मशहूर समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में नेताजी की मूर्ति और समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी को याद किया। इस दौरान शिवपाल यादव, आशु मलिक, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, तेज प्रताप यादव समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। नेताजी को याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं और हम सब नेताजी को याद करते हुए आज उन्हें नमन भी करते हैं और जो आदर्श और जो रास्ता नेताजी ने दिखाया है, आज मैं समझती हूँ हम सबको एक तरह का उन आदर्शों पे चलने का एक शक्ति मिल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी का आशीर्वाद हमेशा सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने की कवायद लगातार जारी है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मैं जानता हूं प्रदेश में 12 जगहों में ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग स्कूल का उन्होंने किया है एमओयू के माध्यम के साथ। इसके सर क्या क्या फायदे होंगे? इससे सड़क सुरक्षा में बहुत सहयोग मिलेगा, दक्ष ड्राइवर मिलेंगे और दुर्घटनाएं कम होंगी। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है जिसमें 8 प्रकार के टेस्ट होंगे। सिमुलेटर रहेगा जो अभी तक हवाई जहाज़ में प्रयोग होता था ट्रेनिंग के लिए पायलटों का, वो अब हमारे सामान्य ड्राइवरों के भी ट्रेनिंग में उसको सिमुलेटर प्रयोग किया जाएगा और सब भी कंप्यूटराइज होगा। 8 प्रकार के टेस्ट होगा और ये मैनुअल नहीं रहेगा, न कोई किसी को पास कर सकता है न कोई किसी को फेल कर सकता है। ये बहुत पारदर्शी रहेगा, तो इसलिए कुशल ड्राइवर मिलेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी और आज कुशल दक्ष ड्राइवरों की बहुत ही आवश्यकता है। पूरे एक रोजगार के लिए भी बहुत अच्छे ड्राइवरों की बहुत डिमांड है देश में भी और दुनिया में भी। तो एक अच्छा ये है और वे मारुति से हम लोग के MOU साइन हुआ है। 5 पहले से बन के तैयार हो गया है, 12 को कल MOU साइन हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मंत्री क्या इससे जो है उम्मीद की जाए कि दलालों पर रोक लगेगी? निश्चित तौर पर जब आदमी के मैनुअल हाथ में करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं
सब जो है ऑटोमेटिक होगा और सबके कैमरों की नज़र के बीच में रहेगा, तो कोई गलती करेगा भी तो पकड़ में आ जाएगा। हरियाणा की जीत के लिए आपको बधाई, लेकिन यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या प्रदर्शन रहेगा? 10 के 10 सीट जीतेंगे, 10 सीट भाजपा जीतने वाली है। जनता जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झूठ को समझ चुकी है। जिस तरह से झूठ के आधार पर ये लोग चुनाव लड़े थे 24 में कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, जनता जान गई कि लोग झूठ बोलते हैं, भ्रम फैला करके राजनीति करते हैं। हरियाणा की जनता ने इसका जवाब दे दिया, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। कुंभ के लिए एक बार बताइए क्या तैयारी? कुंभ की पूरी तैयारी है। 7,000 नई बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं, CNG बसें भी आ रही हैं, वोल्वो बसें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में, परिवहन के इतिहास में पहली बार होगा कि 7,000 एक साथ नई बसें आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। इनका सीधा कहना है यूपी में पहली बार जो है 7,000 नई बसें आ रही हैं। इसके अलावा RTO दफ्तरों में जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग स्कूल खुल रहे हैं। इन सेंटर्स से सबसे बड़ी चीज़ है कि अब दलालों पर रोक लगेगी और जो है लोगों को लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में ड्राइविंग स्किल में सफल होंगे, और इसके अलावा जो दलालों पर रोक लगने के साथ ही आम लोगों को राहत भी मिल सकेगी। कहना पसंद रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। उपचुनाव को लेकर यूपी में राजनीतिक हलचलें अब बढ़ने लगी हैं। मैनपुरी के करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है, जिसके बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि लोगों ने हम पर भरोसा जताया और आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नाम पर और नेताजी के नाम पर हम लोगों ने वोट मांगा और लोगों ने पूरा भरोसा जो है हम लोगों को दिखाया। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय भी भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मैनपुरी के लोगों ने दिया। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद जनरल चुनाव हुआ, तमाम भाजपा ने कोशिशें की और प्रशासन का शासन का भरपूर उपयोग किया। उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को अपना भरोसा जताया। और इस चुनाव में भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 साल से प्रतिनिधि थे यहाँ पर और उनकी सीट खाली हुई और उनके सम्मान में निश्चित तौर पर बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को यहाँ से जीता। हाथरस जिले में पिछली 2 जुलाई को अपने सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा घटना की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के समक्ष पेश हुए। सूरजपाल के वकील AP सिंह ने बताया कि आज नारायण साकार हरि यानी सूरजपाल को बयान देने के लिए बुलाया गया था। हमें यूपी पुलिस, न्यायपालिका, राज्य सरकार और केंद्र पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ न्याय होगा। नारायण साकार हरि जी 2 जुलाई को जो दुखद घटना घटी हमारे सेवादारों के साथ, हमारे अनुयायियों के साथ, हमारी बहन, हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों, हमारे परिवार के लोगों के साथ, उस समागम से समापन करके 35 से 40 मिनट पहले वहां से जा चुके थे। उसके बाद FIR हुई, उसमें नाम नहीं। SIT की टीम रिपोर्ट आई, उसमें नाम नहीं। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चीज करती है, तो उसमें जो चार्जशीट फाइल हुई उसमें भी उनका कोई रोल नहीं, कोई नाम, क्योंकि वो घटना स्थल पर थे नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उसी समय तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था, उसमें उसी का यहाँ ऑफिस है और उसी के लिए आज नारायण साकार हरि जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना, उन पर और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। आज संगम नगरी प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि कॉलविन हॉस्पिटल की SIC डॉक्टर माया देवी ने शिरकत की। तो वहीं कार्यशाला में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान्या राज लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और प्रेरित करते नजर आए।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें मानसिक तनाव से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाता है और प्रेरित किया जाता है कि किस तरह से वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इस समय हम मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय में है, कॉलविन हॉस्पिटल, जहां पर ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ की हमारे साथ एसआईसी हैं माया जी। आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति? आज यहाँ जो हम लोग जो मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हम समाज के ऐसे लोगों की पहचान करें जो मानसिक दबाव में है किसी भी रूप में, चाहे तो डिप्रेशन हो, चाहे तो डुअल डिसऑर्डर हो, हिस्टेरिया के मरीज हो या जो भी है। इन लोगों की सबसे जरूरी है कि पहचान करें और उनको अंडर ट्रीटमेंट लाएं। ज्यादातर लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, घर के लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें जैसे जैसे समाज आज के समय में जागरूक होता जा रहा है, इसके लिए लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मरीजों से सहानुभूति रखते हैं, उनको सही ट्रीटमेंट पे ले जाते हैं। इस पे हमें अच्छा माहौल रखना चाहिए, जिससे हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहे मानसिक रूप से और अपना ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट दे पाए डिपार्टमेंट को। तो फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान भी, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज की समस्या बढ़ रही है, लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और मोबाइल यूज करने के साथ उन्हें नींदें नहीं आती हैं और समस्या मानसिक हो रही है और भूलने की जैसी समस्या, उसके लिए क्या खास है? देखिए, जब हमारे सोने का जो समय होता है, सही समय, वो मेलेटोनिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड द्वारा निर्धारित होता है और सही समय 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है। लेकिन स्टूडेंट मोबाइल यूज़ करने और पढ़ने लिखने के चक्कर में जो अपनी स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जो बहुत प्रकार की मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। तो सबसे पहले सोने के लिए आइडियली हम लोगों को जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सोना चाहिए। योगा और एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और विभिन्न प्रकार के जो डेली तनाव है उनको अच्छे तरीके से झेल सकें। तो हमारे साथ डॉक्टर ईशानिया राज में, ये बताइए आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या उद्देश्य है? और सबसे बड़ी चीज, एक चीज देखिए, मोबाइल एडिक्शन के लिए भी आप लोगों ने चलाया था, वो अब क्या हो रहा है उसका? क्या है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है आज हम लोग खासकर अपने हॉस्पिटल में मना रहे हैं, क्योंकि इसका जो थीम है वो यही है कि कार्यस्थल पे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जो कार्यभार यानी वर्क प्रेशर होता है वो हेल्थ प्रोफेशनल को होता है, वो या पैरामेडिकल होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं। तो आज के इस वर्कशॉप के माध्यम से या इस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों को यही बता रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत कितनी ज़्यादा है कहीं पर भी। और जो आप मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं वो तो आजकल बहुत कॉमन है और उससे संबंधित जो केसेस हैं हमारी ओपीडी में हर दिन कई गुना ज़्यादा आते जा रहे हैं। और इसका जो मेन कारण वो यही है कि लोगों में जागरूकता कम है। लोग ये समझते हैं मोबाइल जो है वो आसानी से टाइम पास करने का जरिया है, या मोबाइल से हमारा समय जो है बहुत अच्छे से कट रहा है, काम भी आसानी से हो रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। आप ये समझिए हमारे समय मोबाइल की यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और यही वजह है कि कॉग्निटिवली शायद हम उनसे ज़्यादा इन्हेंस करके रखे हों, क्योंकि हमने अपने मेमोरी के प्रॉपर एक्सरसाइजेस किए हैं। अभी जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनसे डेफिनेशन भी पूछा जाए तो सीधे गूगल खोलते हैं, तो यानी वो अपनी मेमोरी का यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मेमोरी का यूज़ करेंगे नहीं तो वो काम करना बंद कर देगा। जैसे खड़ी गाड़ी की बैटरी जो होती है वो खराब हो जाए, बंद पड़ जाए तो गाड़ी नहीं चलती। तो बहुत देखिए, बहुत जरूरी बात बताइए डॉक्टर ईशानिया राज ने कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्क नहीं करेगी और हम अपने पीछे अपने सहयोगी से कहेंगे, दिखाएंगे। यहाँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सबसे ज्यादा युवा पहुंचे हैं और युवा यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और फिलहाल इनको जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है कि किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हार्मफुल चीजों से दूर रहें और मोबाइल अपनी दिनचर्या में जितना कम से कम हो सके इस्तेमाल करें। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। इटावा में भूमाफियाओं का कहर, किसानों के जमीन पर किया कब्जा, प्रशासनिक अधिकारियों पर कब्जा करने का आरोप। सहारनपुर में जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए धरने पर बैठा पीड़ित परिवार, थाना परिसर के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कन्नौज में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान जारी, महिलाओं को जागरूक करने में जुटी प्रशासन की टीम, एसपी ने ली कार्यक्रम की रिपोर्ट। पीलीभीत में निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला, परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल सीज करने के दिए आदेश। रायबरेली में ठेकेदार ने पुलिस कर्मियों को दी धमकी। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी से अभद्रता, जबरन रुपए लिए जाने का पुलिस पर ठेकेदार ने आरोप लगाया। बाराबंकी में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, धारदार हथियार से की हत्या। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बुलंदशहर में पैसे के लेन देन में आर्मी जवान को मारी गोली, इलाज के दौरान फौजी की मौत। घटना के बाद हत्या का आरोपी फरार। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर। ट्रक में लगी भयंकर आग लगने से ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। फतेहपुर में अनियंत्रित स्कूली बस ने युवक को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। पीलीभीत में जंगल में बाघ दिखने से इलाके में दहशत, वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप, वीडियो वायरल। बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद खूंखार तेंदुआ, इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। कई मवेशियों को बना चुका था अपना शिकार। रायबरेली में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री राकेश सचान, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर की मीटिंग। अलीगढ़ में बेखौफ दबंगों का आतंक, युवती के साथ लाठी डंडों से मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े। मुजफ्फरनगर में चौंका देने वाला मामला, दंपति ने 1.5 माह की मासूम की दी बलि। तंत्रिका के कहने पर माता पिता ने ही घटना को दिया अंजाम। फतेहपुर में दबंगों की दबंगई, जमीन कब्जाने की विरोध करने पर परिवार से मारपीट, 6 लोग घायल। रायबरेली में मासूम के साथ रेप का घिनौना प्रयास, गांव के ही युवक पर आरोप। मासूम बच्ची के चिल्लाने से आरोपी हुआ फरार। लखनऊ में हाथरस कांड को लेकर हरी सरकार भोले बाबा का मामला, न्यायिक जांच आयोग ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। गाड़ी में लगा हुआ था बीजेपी का झंडा। हाथरस में नौनिहालों की जान से हो रहा खिलवाड़, स्कूली वैन में भरे जा रहे बच्चे, स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर जमकर चलाए ईंट पत्थर, आधा दर्जन के लोग करीब चोटिल। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।